Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve MBA Entrance Test Paper 2020 of Manu University with explanation in English and Hindi because many students have problem with Urdu language in this entrance test. So this problem will be solved. So let's solve the questions. Here question starts from part A which contains GS and aptitudes questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान की खानदगी की शरह यानी लिटरेसी रेट डैश है, यानी व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर मेल एंड फीमेल का नहीं पूछा या किसी पार्टिकुलर स्टेट का नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ पे पूछा है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया यानी ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछा इंडिया का। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया का क्या होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में पूछा गया था, तो लिटरेसी रेट भी 2020 का ही देंगे। ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 2020 में जो था 64.8 था, यहाँ पे 64.8 गिवन नहीं है तो उसके अप्रॉक्स लेंगे वैल्यू 64.8 के अप्रॉक्स में हो जाएगा 65.38, ये लिटरेसी रेट होगा इंडिया का ओवरऑल। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में डैश हिंदुस्तान की पहली ऑडियो सर्विस सुनो का आगाज़ किया था, यानी विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इंडियाज़ ऑडियो सर्विस दैट इज़ सुनो। तो आप जानते होंगे फर्स्ट इंडियाज़ ऑडियो सर्विस को लॉन्च किया था ऑडिबल कंपनी ने, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है झेल में से किस बैंक ने सार्फिन यानी कस्टमर्स को अपने मौजूदा अकाउंट को मोबाइल ऐप के ज़रिए खोलने की सहूलत मुतारिफ़ कराई है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्चेज मोबाइल ऐप फैसिलिटी टू ओपन करेंट अकाउंट्स फॉर कस्टमर। तो आप जानते होंगे इंडसलैंड बैंक लॉन्चेज मोबाइल ऐप फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट फॉर द कस्टमर, तो क्या हो जाएगा, इंडसलैंड बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश भारत रत्न हासिल करने वाले पहले गैर हिंदुस्तानी हैं, यानी फर्स्ट नॉन इंडियन पर्सन हु रिसीव भारत रत्न। तो आप जानते होंगे पहले नॉन इंडियन पर्सन जिसने भारत रत्न रिसीव किया वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में ये रत्न मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सेकेंड पूछते हैं नॉन इंडियन पर्सन जो भारत रत्न रिसीव किए हैं वो कौन है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है IIFL का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL। तो आप जानते होंगे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर IIFL के कौन है, रोहित शर्मा हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र कौन सा है, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इज़। तो आप जानते होंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और गहरा जो ओशन है जो कौन सा है, पैसिफिक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान की कौन सी रियासत में सबसे ज़्यादा आबादी यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो आप जानते होंगे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमेशा किसका रहता है, यूपी का रहता है, उत्तर प्रदेश का, अभी भी इसी का है। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में कौन से डिसिप्लिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, यानी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स द नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। तो आप जानते होंगे 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन
लिटरेचर एंड पीस में। तो क्या हो जाएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 फील्ड में दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट है डैश हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलाके यानी लार्जेस्ट एरिया में कौन सी फसल यानी क्रॉप बुआई जाती है, यानी विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो आप जानते होंगे राइस इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो राइस की बुआई सबसे ज़्यादा की जाती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से डैश कोविड-19 की आम अलामत यानी कॉमन सिम्टम नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। तो आप जानते होंगे द कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 आर फीवर, हेडेक, ड्राई कफ एंड डेजिंगनेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिएगा, टायर्डनेस यानी थकावट, ये इसका कॉमन सिम्टम नहीं है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से डैश किस वजारत यानी मिनिस्ट्री से सोलर चरखा मिशन का आगाज़ किया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री स्टार्टेड सोलर चरखा मिशन। तो आप जानते होंगे सोलर चरखा मिशन स्टार्ट किया था MSME मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में हिंदुस्तान की कौन सी रियासत हाल ही में निफा वायरस के फैलने का शिकार हुई है, जो फलों के चमगादड़ से फैलती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एफेक्टेड बाय ए निफा वायरस विच आर स्प्रेडिंग बाय फ्रूट बैट। तो आप जानते होंगे केरला बहुत दिन तक न्यूज़ में था निफा वायरस के चलते। तो क्या हो जाएगा? निफा वायरस से केरला स्टेट ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, यानी विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज ए यूनिवर्सल डोनर। तो आप जानते होंगे ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट है आलमी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे हर साल किस दिन मनाए जाते हैं, यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो आप जानते होंगे रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से कौन सा शहर बानवान क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम पर बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनअक़िद कर रहा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम्स। तो आप जानते होंगे क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम 2020 में न्यू दिल्ली ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है डैश साल 2020 की EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए नामजद किए गए हैं, यानी विच हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो आप जानते होंगे 2020 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर में जो नॉमिनेट किए गए किरण मजुमदार 100 किए थे और ये शायद विनर भी थे। तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मुल्क भर में तमाम अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट शहरों में हालिया में फारग ग्रेजुएट्स को
इंटर्नशिप के मौके फराहम करने के लिए पहली किस्म की इनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? यानी द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑनलाइन पोर्टल टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इज। तो आप जानते होंगे फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिया गया था अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड स्मार्ट सिटीज़ में, उसका नाम है तुलिप यानी द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि इंतखाबात के वक्त राय शुमारी के लिए वोटर की शनाख्त लाजमी होगी। मुंदरजा झेल में से कौन सी वोटर की शनाख्त की असल दस्तावेज़ होनी चाहिए? यानी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड that voter identification will be mandatory for voting at the time of election। तो आप जानते होंगे इलेक्शन के टाइम में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है वो है एपिक। पहले ये था मैंडेटरी वोटर स्लिप, ये अब नहीं है, अब हो गया एपिक। और वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, आधार, और भी है कुछ। तो ये होगा यहाँ पे इपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है डैश यूनियन गवर्नमेंट से शुरू करदा पहल का नाम है जिसके तहत हिंदुस्तानी और गैर मुल्की कंपनियों की तलब को पूरा करने के लिए क्वालिफाइड अहले शहरियों की महारत और तजुर्बा की बुनियाद पर एक डेटाबेस तख्लीक की जाएगी। यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ए यूनियन गवर्नमेंट टू क्रिएट डेटाबेस बेस्ड ऑन स्किल्ड एंड क्वालिफाइड सिटीजन्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। तो आप जानते होंगे यूनियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो क्या था? स्किल इंडिया। तो ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान का कौमी खेल यानी नेशनल गेम डैश है। तो नेशनल स्पोर्ट्स हो या नेशनल गेम हो, हॉकी को ही माना जाता है मगर है नहीं रियली में, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी जाता है। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से कौन सा एशिया का पहला मुल्क है जिसने बड़े पैमाने पर सनअती तरक्की की है? यानी विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट एशियन कंट्री इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लार्ज स्केल। तो आप जानते होंगे लार्ज स्केल पे पहला एशियन कंट्री जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है वो जापान है। तो क्या हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा किस मुल्क ने कायम किया था? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फाउंडेड फीफा। तो आप जानते होंगे फ्रांस ने फीफा फाउंड किया था ऑन 21 मई 1904। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा 21 मई 1904 को। नेक्स्ट है उत्तराखंड की दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है, यानी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो आप जानते होंगे उत्तराखंड में 2 कैपिटल है, एक विंटर सीजन का, एक है समर सीजन का। तो विंटर सीजन का जो होता है देहरादून, तो यहाँ पे देखिए देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट है रियासती हुकूमतों के ज़रिए मुंदरजा झेल में से कौन सा टैक्स आयद और इकट्ठा किया जाता है? यानी
विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। तो आप जानते होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट एंड इम्पोज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। वैट टैक्स है, सेल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स भी है, स्टेट ड्यूटी भी है। तो यहाँ पे स्टेट ड्यूटी, सेल टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, तो इसमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से डैश नीति आयोग के सरबराह हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो आप जानते होंगे नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से स्टार्ट है। 26 नंबर है, ए और बी के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है जबकि सेट ए इक्वल टू 1 2 और सेट बी इक्वल टू ए बी है, यानी व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो आप जानते होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, उससे पेयरिंग करते हैं। तो ए एंड बी का निकालना हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए में देखिए 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो 1 ए हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 बी हो जाएगा, फिर 2 को लेंगे 2 ए 2 बी, तो 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी कहाँ है, ए ऑप्शन में है, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर ए और बी 3:4 की निस्बत में है और बी एंड सी 12:13 की निस्बत में हैं तो ए और सी किस निस्बत में होंगे, यानी इफ़ ए एंड बी आर इन 3:4 रेशियो एंड बी एंड सी आर इन 12:13 रेशियो, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A:C। तो कैसे निकालेंगे, जो गिवन है ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को कैसे लिखते हैं, बाई में, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 3/4। फिर बी एंड सी का दिया हुआ है रेशियो, तो इसको ही बाई में लिखेंगे, बी बाई सी क्या हो जाएगा 12/13। अब हमें किसका निकालना है, ए एंड सी का निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू, तो क्या होगा 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 9/13, यानी A:C आ जाएगा 9:13, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की रफ्तार, यानी ए ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर पासिंग ए टेलीग्राफ पोस्ट इन 6 सेकेंड, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप जानते होंगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। मगर आंसर में क्या गिवन है, किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 18 4 जा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये ट्रेन की स्पीड होगी। नेक्स्ट है, सूरज की बुलंदी का जाविया बताएं जबकि एक दरख्त की परछाई की लंबाई बराबर है इस दरख्त की ऊंचाई के, यानी व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ़ द इमेज ऑफ ए ट्री इज़ इक्वल टू इट्स हाइट। अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं, मान लेते हैं ये सन है, ये कोई ट्री है, यहाँ पे इसका शैडो बना इसके लेंथ के इक्वल, इसका हाइट h था, तो इसका शैडो भी क्या बना h मीटर का बना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी ये
आप जानते होंगे ट्री को हम कंसीडर करते हैं 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री का, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो हो जाएगा क्या होगा 45 डिग्री का। नेक्स्ट है 5 साल के बाद अगर 750 रुपये के बदले 900 रुपये अदा शदनी हो तो इस सूरत में सालाना सादा सूद की शरह कितनी होगी। यानी आफ्टर 5 years if 900 rupees paid instead of 750 rupees, then what will be the annual rate of simple interest। आप जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मगर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। किसी आदमी के पास इतने पैसे थे, उसने कितने दिए 900 दिए, यानी कितना इंटरेस्ट जोड़ के दिया होगा इसका डिफरेंस निकालेंगे, 150 आ जाएगा। कितने में से, पहले 750 था तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो ये 20% जो रेट आया है 5 years का आया है। हमें यहाँ पे निकालना है एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड दे देंगे तो 4% आ जाएगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल का हल तलाश करें। 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो यहाँ पे क्या करें 28 45 है, 45 है 28 है, तो ये दोनों को कॉमन ले लें और परसेंट से क्या होगा 2 0 कैंसिल होगा, मगर यहाँ पे 1 0 है तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो 28 इंटू 45 कॉमन आएगा, 1 0 कैंसिल हो गया तो नीचे 1/10, यहाँ भी बचेगा 1/10। परसेंट से 1 0 कैंसिल हुआ तो 1 0 होगा। फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 आएगा, 5 से 1 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो 28 इंटू 9 क्या हो जाएगा 252। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2006 इतवार का दिन था, तो हफ्ता के 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ऑन 1 जनवरी 2006 the day was Sunday, then what was the day of the week on 1 January 2010। तो इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। 1 जनवरी 2006 को इतवार का दिन था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो आप देख सकते हैं 2006 क्या होता है नॉन लीप ईयर, इसमें क्या था ये संडे था। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है 52 वीक प्लस 1 डेज, यानी 365 का डेज होता है, तो ये एक्स्ट्रा था, तो ये संडे था। फिर अगर हम 2007 की बात करें तो क्या होगा संडे से मंडे हो जाएगा, ये भी क्या है नॉन लीप ईयर है। 2008 की बात करें तो ये क्या है लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होते हैं 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो क्या हो जाएगा मंडे था, ये क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। 2009 जो होगा ये क्या नॉन लीप ईयर है, इसमें जो होंगे एक एक्स्ट्रा दिन होगा, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ देंगे, थर्सडे होगा ये। फिर 2010 में आएंगे, ये क्या है ये भी नॉन लीप ईयर है, तो क्या होगा थर्सडे के बाद फ्राइडे होगा, इसका नेक्स्ट डेज थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो जुमा का दिन होगा 1 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट है 3 एशिया की औसत कीमत 15,000 रुपये हैं। अगर इनकी कीमत 3:5:7 की निस्बत में हो तो सबसे सस्ती चीज़ की कीमत क्या होगी। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 थिंग्स आर 50,000 if the cost of these things are in ratio 3:5:7
देन व्हाट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कोई 3 सामान है जिसके कॉस्ट इस रेशियो में दिए हुए हैं, तो इसको हम मान लेंगे 3x 5x प्लस 7x बाई 3, क्योंकि एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है किसके इक्वल होगा 15,000 के। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 प्लस 5 15, 15 से 15 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा x/3 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू क्या 3000, तो x इक्वल टू आया क्या 3000। तो इसको हमने क्या माना 3x क्या हो जाएगा सबसे लोएस्ट कॉस्ट का होगा, तो 3 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स के पास सोहन के रुपयों से 2 गुना रुपये हैं और सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा रुपये हैं। अगर इन लोगों की औसत रुपये 110 है तो मैक्स के पास कितने रुपये हैं। यानी मैक्स हैज़ रुपीज़ ट्वाइस एज सोहन एंड सोहन हैज़ 50% more rupees than Pankaj. If the average of rupees all of them is 110, then how many rupees does Maxwell have? यहाँ पे मैक्सवेल लिख लेते हैं, यहाँ पे सोहन, यहाँ पे पंकज। मैक्सवेल के पास सोहन से कितना है 2 गुना पैसा है और सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा है, तो इसका हम मान लेते हैं 100x। तो इसका कितना हो जाएगा इसका 50% 150 और इसका दुगुना इसके पास है यानी 300। तीनों का एवरेज कितना है 110 रुपीज़। तो क्या करेंगे इस तीनों का एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400 150 यानी 550/3, ये x माने थे हम, इक्वल टू कितना है 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 5 कैंसिल 5 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैक्स का, तो कितना हो जाएगा मैक्स को हमने क्या माना 300x, तो 300 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 3/5, 5 से कैंसिल होगा 60 बार में, 60 इंटू 3 180 रुपीज़ होगा मैक्स के पास। नेक्स्ट है कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त की निस्बत 4:5 है, तो नफ़ा का फ़ीसद क्या होगा। यानी द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन रेशियो 4:5, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट %। तो आप जानते होंगे यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। तो हमें निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट % क्या होगा जो प्रॉफिट आया कितने में से कॉस्ट प्राइस में से इंटू 100 कीजिए, कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट है एक आदमी कोई चीज़ खरीद करता है 27.5 रुपये में और इसको बेच देता है 28.6 रुपये में, तो इसके मुनाफे का फ़ीसद बताइए। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट %। तो क्या हो जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें से माइनस करेंगे इसको 1.1 का होगा प्रॉफिट, कितने में से कॉस्ट प्राइस में से इंटू 100 करेंगे, तो क्या करें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको 25 से काटिए, 25 11 जा 275, 25 4 जा 11 से 11 कैंसिल, तो 4% आएगा प्रॉफिट %। नेक्स्ट है ए एंड बी किसी काम को मुकम्मल करने में 15 दिनों में और बी अकेले 20 दिनों में मुकम्मल करता है, तो इसी काम को ए अकेले कितने दिनों में मुकम्मल करेगा। यानी ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क
in 15 days and B alone can do it in 20 days, then how many days A alone can do it? तो आप जानते होंगे ए एंड बी मिलके एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी अकेले 20 डेज में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बी अकेले एक काम को 20 डेज में करता है, तो 1 डे में बी कितना काम करेगा? 1/20। मान लेते हैं ए अकेले एक काम को x डे में करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? 1/x। दोनों वर्क जो करता है साथ में कितने डे में करता है? 15 डे में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। 20 माइनस 15 5 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 300 कट के कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी ए अकेले 60 डे में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है, किसी काम को अंजाम देने की कारकर्दगी की निस्बत पी और क्यू के लिए 3:4 है, तो काम को मुकम्मल करने के दिन और काम की तकमील का निस्बत क्या होगा? यानी the ratio of performance a task by P and Q is 3:4, then what will be the ratio of days to complete a task? तो आप जानते होंगे परफॉर्मेंस जो होता है उसको एफिशिएंसी मान के चलते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। तो क्या हो जाएगा? अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो डे का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। नेक्स्ट है, एक तालिबे इल्म को किसी अदद से 12 को ज़र्ब करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से इसने 21 से ज़र्ब कर दिया और इसका जवाब सही जवाब से 63 ज़्यादा हासिल हुआ, तो वह अदद क्या था जो ज़र्ब किया गया था? यानी ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड to multiply 12 by a number, but by mistake he multiplied by 21. Then answer become 63 more than original. Then what is the number? तो किसी स्टूडेंट ने किसी नंबर में 12 से मल्टीप्लाई करने को कहा, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर कितना आया? ओरिजिनल आंसर से 63 ज़्यादा आया। अगर मान लेते हैं वो नंबर x था तो 12 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता? 12x ओरिजिनल आंसर आता, मगर आंसर आया कितना? 63 आया। कब आया? जब 21 से मल्टीप्लाई किया गया। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर लाइए, 9x आएगा इक्वल टू 63, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। वो नंबर कौन सा होगा? 7 होगा। नेक्स्ट है, अगर क्यूबिक रूट 3n इक्वल टू 27 हो तो n की वैल्यू क्या होगी? तो n का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 3n टू द पावर, क्यूबिक रूट को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर ले? 3 के एक्सपोनेंट में 3 टू द पावर क्या होगा? 3, फिर इस पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 9। n का वैल्यू क्या आ जाएगा? कंपेयर करेंगे तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है, हल करें और मुंदरजा झेल से जवाब चुनें। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा? 40.25 को डिवाइड देना 5 से, तो कितना हो जाएगा? 8.05। प्लस करना है इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.35। नीचे आएंगे 0.15 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 15 8 जा 120, तो 1.2 हो जाएगा। प्लस करेंगे 0.18 को डिवाइड देंगे 0.2 से, कितना आएगा? 0.9 आएगा।
इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.40 यानी 8.4। इसको अगर प्लस करेंगे तो आएगा 2.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 21 से 4 बार में कैंसिल, 4 आएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आइडिया लगाना है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 250 है, यानी 25 का मल्टीपुल है, तो यहाँ पे भी नंबर कौन सा आएगा 25 आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 25 का मल्टीपुल देखिए यही है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 853 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 1000 है। तो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 147। फिर एक्स डिवाइडेड बाई 17 को क्या लिखेंगे, एक्स बाई 17, 147। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, यानी 9 आ रहा है, यही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें वाई का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3981, यानी 1893 आएगा यहाँ पे। इसको फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 1893, तो कितना आ जाएगा 10 में से 3 करेंगे, लास्ट डिजिट 7 आएगा, यानी ये होगा। नेक्स्ट है, 5 बच्चों की उम्र का जोड़ 50 साल है, जो कि हर 3 साल के वक्फे पर पैदा हुए, तो इनमें से सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी। यानी द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेंस born at the interval of every 3 years is 50 years, then what is the age of younger child। यानी 5 चिल्ड्रेन के एज का सम जो है 50 है, हर स्टूडेंट 3 साल के ड्यूरेशन पे पैदा हुआ, तो सबसे छोटा जो चाइल्ड है उसका एज क्या होगा। तो मान लेते हैं सबसे छोटा एक्स रहा होगा, फिर दूसरा x+3 पे पैदा हुआ, तीसरा x+6 पे, चौथा x+9, पाँचवा हो जाएगा x+12 पे। सबको ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए 50। पहले नंबर को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 639 + 9 18 + 12 30। 50 में से माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। फिर x कितना आ जाएगा 5x आएगा, 5x = 20, तो x = कितना आ जाएगा 4। तो एक्स हमने किसको माना था, सबसे यंगर चाइल्ड को, तो सबसे छोटा जो होगा उसका एज कितना होगा 4 साल। नेक्स्ट है, अगर ए यूनिट्स और बी यूनिट्स एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई है तो इसका एरिया क्या होगा। यानी इफ़ ए यूनिट्स एंड बी यूनिट्स आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, देन व्हाट इज इट्स एरिया। तो आप जानते होंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट है, अगर 5/8 = 20/p हो तो p की वैल्यू क्या होगी। तो p का वैल्यू निकालना है, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32। नेक्स्ट है 0.07 + 0.008 बराबर है, इसको ऐड करना है 78, यानी 0.078। नेक्स्ट है 4/17 और 15/17 का जोड़ है, मुंदरजा झेल से जवाब चुने। तो इसको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 15 + 4 19/17। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल को हल करें और जवाब चुने, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं 0.72 3 टाइम्स है, 0.39 3 टाइम्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.72 2 बार है, प्लस 0.72 इंटू 0.39 प्लस 0.39 2 टाइम्स है। तो आप जानते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.72 का क्यूब माइनस 0.39 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जानते होंगे, a - b a² यानी 0.72 का स्क्वायर प्लस b² यानी 0.39 का स्क्वायर प्लस ab
यानी 0.72 इंटू 0.39, तो इससे क्या कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.72 माइनस 0.39, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33, तो इसका आंसर आएगा 0.33। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड अप टू 50 क्वेश्चंस। Next part we'll discuss in the next video. If any doubts regarding this question, then please comment your questions. I try to reply your answer. Thanks for watching.